मेरे कानून हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। हाफिज साहब, कहिएगा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया है, क्योंकि जो बानी पीटीआई हैं वो कमरा अदालत में नहीं आए और बुशरा बीबी भी आज कमरा अदालत नहीं पहुंची, जिसकी बिना पर यह फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 है, वो पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोसेस जो होता है क्रिमिनल ट्रायल्स का, फ्रॉम सबमिशन ऑफ चालान से लेके अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट जो है, उसको वो एड्रेस करता है। और उसका सेक्शन 366 था, जिसके अंदर आज एक अनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस आनी थी CRPC का, जिसके अंदर ये है कि इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ अ जज कि अगर कोई भी चीज जो है ट्रायल की कंक्लूजन की तरफ चली जाती है तो जज उसका फैसला जो है वो फौरी तौर पे सुनाए। लेकिन अगर वो समझता है कि इसके अंदर मुझे टाइम मिलना चाहिए या मुझे इस तरह टाइम देना चाहिए कि मैं इसके अंदर अपनी रीजनिंग रिकॉर्ड करूं, अगर इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं या जिस तरह बड़े केसेस आते हैं, उसके लिए डेफिनेटली जज को जो है वो टाइम चाहिए। तो लॉ उसको जो है सेक्शन 366 हाफिज एहसान अहमद साहब, ये जज साहब का ये कहना है, जस्टिस नासिर राना का, वो ये कहते हैं कि फैसला दस्तखतशुदा मेरे हाथ में मौजूद है, ना प्रोसिक्यूटर्स को वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मुल्जिम मौजूद नहीं है, मुल्जिमा मौजूद नहीं है, तो सजा की मौजूदगी के लिए उन्हें वक्त देते हैं कि या जो भी फैसला है उसको सुनाने के लिए उन्हें वक्त देते हैं। जुमे तक का वक्त दिया है फैसला सुनाने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि फैसला लिखने के लिए जो वक्त चाहिए वो तो एक अलग मामला है, फैसला लिखा जा चुका है, दस्तखत हो चुके हैं। नहीं, इसके अंदर दो चीजें। एक ये है कि अगर उस दिन जिस दिन समाअत मुकम्मल होनी थी उस दिन ये बात होती तो और थी। अब इस केस के अंदर दो दफा जो है वो आपकी जजमेंट अनाउंसमेंट जो है वो उसको डेफर किया गया। एक दिन जज साहब छुट्टी पे थे और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं ट्रेनिंग पे हूँ। अब ये है कि लॉ ये कहता है कि एक्यूज का प्रेजेंट होना जो है वो इम्पोर्टेंट है, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो जज की एक लीगल डिस्क्रिशन है कि वो ट्रायल के ड्यू प्रोसेस को या फेयरनेस को मद्देनजर रखते हुए एक मौका दे दे। और अगर अगले मौके के ऊपर भी एक्यूज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, जिस तरह इस केस के अंदर 8 एक्यूज हैं और 6 ऑलरेडी जो है वो एब्सकॉन्डर्स डिक्लेयर कर दिए गए इस अदालत से। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेल के अंदर है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ जिन्होंने आज प्रेजेंट होना था वो इस केस के अंदर जमानत के ऊपर है। अब ये है कि जो शख्स जेल कस्टडी के अंदर है उसके अंदर जेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रेजेंट करे, और जो बेल के ऊपर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चूंकि अदालत ने उसे बेल दी है उसका मिस यूज न करे और अदालत के अंदर आके उस केस का फैसला सुने। अब ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आए, उनके लॉयर्स भी नहीं आए, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है वो नहीं। एहसान भून साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। हाफिज साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। एहसान भून साहब, 15 फीट का फासला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के सेल और अडियाला में मौजूद जो कमरा अदालत है उसमें। एहसान भून साहब हमारे साथ लाइन पे नहीं है। हाफिज साहब, 15 फीट का फासला है, लेकिन बानी पीटीआई ने तय किया कि वो उस वक्त तक अदालत नहीं आएंगे जब तक उनके वकला नहीं आ जाते। वकला का ये मौके पे दरवाजे पे खड़े इंतजार कर रहे थे, तो यूं लगता है कि दोनों तरफ से कोई अंडरस्टैंडिंग है या क्या मामला है ये? देखिए, एक तो इसके अंदर पॉलिटिकल एंगल है, और वो पॉलिटिकल एंगल आपने देखा है कि जो इस केस के लॉयर्स हैं वो आए नहीं है, और जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी लॉयर्स हैं और बाहर बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि वो इस चीज को इस्तेमाल करना चाहते थे कि जी देखें, जो जजमेंट अनाउंस की गई है वो एक्यूज की प्रेजेंट के अंदर नहीं है और वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, और हमें पता था कि जज जो है वो बाइस है और उसने यही फैसला कराना है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जज ने एक अच्छा फैसला किया है कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है और उन्हें कहा है कि आप अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के वक्त आए, और लॉ भी यही कहता है कि वैसे अगर एक्यूज प्रेजेंट ना हो तो जजमेंट अगर सुनाई जाती है तो इस बुनियाद के ऊपर उसे इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर आपको नोटिस दिया गया है, आपके लॉयर्स को पता है, आपको पता है, आप आए नहीं है। अब ये है कि एक अपॉर्चुनिटी दी गई है और जज के ऊपर या उस जजमेंट के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आनी थी वो रुक गई है। अब सिर्फ ये कहा गया है कि अनाउंस करना चाहिए और जज अनाउंस कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा आर्गुमेंट आ जाना था कि अगर जज उस जजमेंट को अनाउंस करता तो नैरेटिव ये बिल्ड करना था कि जी देखें, इनको तो पता था कि एक्यूज की प्रेजेंट के बगैर जो है वो सेंटेंस अनाउंस या जजमेंट अनाउंस नहीं की जा सकती। सेक्शन 366 के मुताबिक ये इलीगल है और हम इसी बुनियाद के अंदर जाएंगे और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। तो मेरा ख्याल है कि जज ने मुनासिब अपनी लीगल डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करते हुए एक अपॉर्चुनिटी दी है, और अगली अगर अपॉर्चुनिटी के अंदर वो नहीं आएंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर होता यह है कि जब जज अनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस करता है तो उस वक्त वो उस जजमेंट की कॉपी जो है वो एक्यूज को डिलीवर करता है कि जी ये है वो फैसला। अब इस फैसले के मुतालिक जो है अगर आप अपील करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिस तरह इस केस के अंदर हाई कोर्ट के अंदर है। अब या ना लॉयर है जिसको वो जजमेंट डिलीवर करनी है, ना वो एक्यूज जो जेल के अंदर है वो मौजूद है, ना उसके बाद
तीसरा जो है वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ जो है वो आई नहीं है, और 6 जो है वो ऑलरेडी एब्सकॉन्डर्स किए गए हैं। तो अब ऐसा शख्स जो अदालत की प्रोसीडिंग का हिस्सा ही नहीं रहा, अदालत उसको अनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस, अनाउंसमेंट और जजमेंट की कॉपी जो है सेक्शन 371 सीआरपीसी के मुताबिक नहीं दे सकती। तो एक लीगल डिस्क्रिशन इस्तेमाल की गई उस सारी लीगल और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को अवॉइड करते हुए। हालांकि अगर आज अनाउंसमेंट और जजमेंट कर दी जाती इस सेक्शन 366 के मुताबिक, तो कोई लीगल कदगन जो थी वो अकाउंटेबिलिटी जज के ऊपर नहीं थी। लेकिन एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जिस लेवल पे हम ले गए हैं लीगल मैटर्स को, उसके अंदर मैं समझता हूं कि गिवन सिचुएशन के अंदर 2 जो पहली जजमेंट अनाउंसमेंट थी उनको डेफर किया गया, और आज की जो की गई है ये प्योरली जो है वो ऑन दी एक्यूज साइड है और लीगली एडजर्न किया गया है, जज को ऑथोराइज है और उन्होंने सारी चीजों को मद्देनजर रख के फैसला किया। और मेरा ख्याल है कि आज उस फैसले के अंदर सारी चीजें वो राइट डाउन भी करेंगे कि मैं आया, मैं अदालत में बैठा, मैंने लोगों को बुलाया कि आप उनको लेके आए, वो आए नहीं है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ भी नहीं आई, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं उन्हें एक फेयर मौका दूं, और अगली डेट पे अगर वो नहीं आएंगे तो मैं इस अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट जो है वो कर दूंगा। और उसके पास ये है कि अगर वो अदालत के अंदर मौजूद आ जाएंगी, अगर वो बेल पे हैं या सेंटेंस उसे नहीं आती तो वो चली जाएंगी, और अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई फैसला नहीं आता तो उन्हें जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर ये फैसला इनके खिलाफ आता है तो दोनों को जो है दोबारा कस्टडी के अंदर ले लिया जाएगा, चूंकि एक भी ऑलरेडी बेल के अंदर है लेकिन वो जेल के अंदर है, और दूसरी जो है वो चूंकि बाहर है, तो दोनों को फिर जो है वो जुडिशियल कस्टडी या जेल भिजवा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर इनके पास ऑप्शन होगा कि हाई कोर्ट के अंदर अपील करें या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि एक मुनासिब डिस्क्रिशन जो है जज ने इन गिवन सिचुएशंस के अंदर दी है, और एक ऑप्शन अक्यूज को दिया है कि वो अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के वक्त अदालत के अंदर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए, और दोबारा इसी तरह से नोटिस जो है वो जेल को अथॉरिटीज को भी जाएंगे और लॉयर्स को भी जाएंगे और अक्यूज जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनको भी जाएंगे। और अगर वो 17 को नहीं आती तो मेरा ख्याल है कि जो भी अदालत मुनासिब समझेगी या जो उन्होंने फैसला साइन कर दिया हुआ है वो उसको ओपन कोर्ट के अंदर अनाउंस करेंगे, और अनाउंस करके जो है वो फिर उसका जो भी लॉ है वो इन कोर्ट्स के अंदर आएगा। अगर प्रोसिक्यूशन समझती है कि उसका खिलाफ फैसला आया है वो अपील के अंदर चैलेंज कर सकती है, और अगर डिफेंस समझता है कि हमारे खिलाफ फैसला आया है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया। इसी पर बात कर रहे थे हमारे साथ एडवोकेट हाफिज एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया।